हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। पॉलिटी गुरु LR गर्ग के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास ट्रिक बेस्ड रहेगी, जिसमें हम संविधान के कुछ टॉपिक्स इजी वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसे समझेंगे किस तरीके से हम उस कंटेंट को या हमारी पाठ्य सामग्री को अपन याद कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें याद हो। भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता के हितों की अभिव्यक्ति शासन व्यवस्था की ओर होती है। वो होते हैं दल। दल के द्वारा जनता के हितों की अभिव्यक्ति होती है। जो डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया है, जिसके अंदर मांग और समर्थन, इन दोनों को वो निवेश मांगता है। इस निवेश की पूर्ति राजनीतिक व्यवस्था में दल भी करते हैं। दल एक संरचना है जो इनकी अभिव्यक्ति यानी व्यवस्था के अंदर ये निवेश करने का कार्य करते हैं। और उसी संदर्भ में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में दल की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके की होती है, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दलों को नोड्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है और ये 3 प्रकार के दल होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय दल, दूसरे क्षेत्रीय दल और तीसरे प्रकार के जो दल होते हैं वो होते हैं पंजीकृत दल। राष्ट्रीय दल के लिए अलग प्रकार की शर्तें हैं, क्षेत्रीय दल के लिए अलग प्रकार की शर्तें हैं। वो सारे शासन व्यवस्था में किस तरीके से डिसाइड होते हैं कि कौन सी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है, कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तें निर्धारित कर रखी है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये कार्य क्या करती हैं? ये लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ आता है और इलेक्शन के द्वारा सरकार की सत्ता का प्रयोग करता है। इसके साथ ही ये कई प्रकार की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम समाज के लिए, समाज के हित के लिए जनता के सामने रखती है और जनता उसमें इंटरेस्ट दर्शाती है, जो उसके प्रति कन्विंस किया जाता है। दूसरे प्रकार की जो हम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, भारत में जो शर्तें निर्धारित कर रखी हैं, उस संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय दल होता है उसके लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित कर रखी हैं। राष्ट्रीय दल के लिए जो शर्तें डिसाइड हो रखी हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहली शर्त है कि जो भी लास्ट इलेक्शन हुए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का हो, उसके अंदर उसको 6% वोट मिलना चाहिए। 6% वोट मिले या 4 लोकसभा सीटें। इन दोनों में से कोई भी एक शर्त अगर फुलफिल हो रही है, या तो उसको पूरे वैध मतों का 6% वोट उस पार्टी को मिल जाता है जो पंजीकृत है, या 4 लोकसभा सीटें वो जीत जाती है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। दूसरी जो शर्त है वो है अलग अलग राज्यों के अंदर 2% सीटें जो 3 राज्यों के अंदर होनी चाहिए, यानी
3 राज्यों के अंदर अलग अलग वहाँ के लोकसभा सीटों की 2% सीटें अगर कोई पार्टी जो पंजीकृत हैं वो जीत जाती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है। राष्ट्रीय दल। तीसरी जो शर्त है वो है 4 राज्यों के अंदर अगर उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती। यानी उसके लिए ये तीसरी शर्त है कि वो अलग अलग 4 राज्यों के अंदर वहाँ का राज्य स्तरीय दल होना चाहिए। जैसे 4 राज्यों की राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता मिल जाएगी तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। अब राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिलेगी कैसे, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग प्रोविजंस कर रखे, जिसमें राज्य स्तरीय दल नंबर 1 शर्त, जिस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी के लिए 6% मत है, ठीक वही शर्त यहाँ पे कि 6% वोट हो मिले हो उस राज्य के अंदर जो वहाँ की, या फिर वहाँ पे उसको 2 लोकसभा सीट हो उस राज्य के अंदर। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई पार्टी जो इलेक्शन कमीशन की लिए पंजीकृत हैं वो 2 लोकसभा सीट जीत जाती हैं या उसको वहाँ के कुल वैध मतों का 6% मत मिल जाते हैं तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है। नंबर 1 शर्त। नंबर 2, सॉरी, ये लोकसभा सीट 1 है, 6% मत और 1 लोकसभा सीट उस राज्य के अंदर अगर जीत जाए तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। दूसरी जो शर्त है वो सेम यही है, 6% वोट उसको उस राज्य के अंदर मिले या उसको 1-2 विधानसभा सीट मिल जाए। यानी लोकसभा के लिए ये शर्त है 1 सीट की और उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर विधानसभा की ये सीट है 2। अगर कोई पंजीकृत पार्टी 2 विधानसभा सीटें जीत लेती है तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी या उसने 6% मत हासिल किए। तीसरी शर्त, लोकसभा या विधानसभा में उसको 8% वोट मिल जाए तो भी उसको उस राज्य के अंदर राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। यानी उस राज्य के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के अंदर उसने एक भी सीट नहीं जीती है लेकिन उसने टोटल 8% कुल वैध मतों का वोट हासिल किए तो ऐसी पार्टी को भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। चौथी जो शर्त है वो है उस राज्य के अंदर 3% सीट या 3 सीट विधानसभा की इन दोनों में जो भी अधिक हो, अगर 3 सीट अधिक हैं 3% से तो ये शर्त मान्य होगी और 3% अगर अधिक है तो ये मान्य होगी। यानी उस राज्य के अंदर उसको 3% सीटें मिलनी चाहिए या 3 सीट मिलनी चाहिए, जो भी अधिक हो। अगर इस शर्त को भी फुलफिल करती है कोई पार्टी तो भी उसको राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी दोनों की ये मान्यताएं, शर्तें हैं। अगर उनको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें वो हैं। तो एक बार हम वापस क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं और उसको हम ट्रिक के द्वारा समझेंगे कि
कौन सी शर्त है वो किस पार्टी के लिए रखी गई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 6% वोट उस तरफ भी लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं क्षेत्रीय पार्टी में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टी की जो शर्तें हैं, उसको अपन एक लाइन में यूं समझ सकते हैं, ट्रिक है सवा चार लोगों की, सवा चार लोगों की दोस्ती चार राज्यों में फैल गई। सवा चार लोगों की दोस्ती चार राज्यों में फैल गई। ये इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन कौन सी शर्तें होती। नंबर 1, पहली शर्त, पहले हमने ये लिखा है 2 सवा, आप इस स को 6 पढ़िए और व से अभिप्राय है वोट, यानी 6% वोट, ये है पहली शर्त। दूसरी, 4 लोग, आपको 4 से तो 4 याद रखना ही है, और लोग से अभिप्राय ये हैं लोकसभा सीटें। यानी पहली शर्त ये होगी कि 6% वोट या 4 लोकसभा सीट, अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। नंबर 1 शर्त, 6% वोट या 4 लोकसभा सीट। नंबर 2 शर्त, हमने वर्ड लिखा है दोस्ती। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको आप ऐसे याद रखिए। हमने लिखा है दोस्ती। दूसरी शर्त ये है, राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त है दोस्ती, जैसे नीतीश और मोदी जी की है। इसके लिए आपको 2 से अभिप्राय ये है कि 2%, दो से अभिप्राय 2%, और ये जो स लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है सीटें, और 30 से आपको याद रखना है 3 राज्यों में, यानी 2% सीटें 3 राज्यों में अगर किसी पार्टी को मिल जाती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। दोस्ती, इसके लिए एक ही वर्ड है दोस्ती। ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त हमने लिखा था 4 राज्यों में फैली, तो इसको आपको ये याद रखना है कि 4 राज्य के अंदर उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाए। अगर राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है 4 राज्य के अंदर तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो ये तो थी राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें। अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय दल की मान्यताओं की शर्तें कैसे याद रखें। राज्य स्तरीय दल की जो मान्यता शर्तें हैं
उसको याद करने का तरीका। नंबर 1, पहली लाइन 1.25 लोग, इसका अभिप्राय स से 6% वोट, व से वोट, 6% वोट और 1 लोकसभा की सीट, 1 लोकसभा सीट। कंप्लीट। दूसरी जो शर्त है वो है 2.25 विधायक, मतलब स से 6 और व से वोट, यानी 6% वोट। दूसरा, कम से कम उसके 2 विधायक हो तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। तीसरी शर्त, तीसरी शर्त के लिए वर्ड है लव अष्टमी। यह भी राज्य स्तरीय दल है। लव अष्टमी से क्या अभिप्राय? ल से आपको याद रखना है लोकसभा सीट, और व से विधानसभा, और अगला हमने वर्ड लिखा है अष्टमी। अष्टमी से मेरा अभिप्राय है कि लोकसभा या विधानसभा दोनों के चुनाव में यदि उस पार्टी को 8% वोट मिल जाते हैं, उस राज्य के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, उस लोकसभा के अंदर उसको 8% वोट मिल गए, या विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और उसको 8% वोट मिल जाते हैं, तो ऐसी पार्टी को भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाती है। नंबर 4 शर्त यह है 33सी। आज तक हमने सुना होगा 32सी, अब हम पढ़ेंगे 33सी। 33सी से मेरा अभिप्राय ये है, 33 को ऐसे लिखा जाता है, आपको याद रखना है ये जो 3 है वो है 3% सीट या 3 सीट, 3% सीट या 3 सीट, जो भी अधिक हो। अगर कोई पार्टी जो इलेक्शन कमीशंस पे पंजीकृत हैं, तो अगर उस पार्टी के ने 3% सीटें हासिल की हैं उस राज्य के अंदर, या 3 सीटें हासिल की हैं और वो 3 सीटें अधिक हैं, तो भी उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में दल की मान्यता शर्तों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक शर्त है वो क्षेत्रीय दल की या राज्य स्तरीय दल की मान्यता शर्त है। तो उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और क्योंकि दोनों में 6% वोट दे रखे हैं, 6% वोट राष्ट्रीय पार्टी में भी है और 6% वोट क्षेत्रीय पार्टी में भी, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हमें इस मेथड के द्वारा याद कर लेना चाहिए कि इनके लिए ये शर्तें हैं। वर्तमान में भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो हमने शर्तें पढ़ ली है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? अब 6% वोट या 4 लोकसभा सीट, नंबर 1 शर्त राष्ट्रीय पार्टी की,
नेशनल पार्टी। नंबर 2 6% वोट दो % सीटें 3 राज्यों में, जिसके लिए हमने वर्ड लिखा है दोस्ती। और तीसरी शर्त 4 राज्य के अंदर उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो ये 3 शर्तें हैं नेशनल पार्टी की, और इन तीनों में से कोई एक शर्त भी अगर कंप्लीट हो जाती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको नेशनल टीवी पे प्रचार करने का मौका मिल जाता है, स्टार प्रचारकों की भी सुविधा मिल जाती है। तो काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं नेशनल पार्टी की मान्यता मिलने के बाद में उनको मिलती हैं। दूसरी है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी के अंदर जो पहली शर्त है वो है 6% वोट और 1 लोकसभा सीट। नंबर 2 6% वोट और 2 विधानसभा सीट। नंबर 3 लोकसभा या विधानसभा के कुल मतों का, यानी जो वैध मत हैं उनका अगर 8% वोट मिलता है तो भी उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है। और नंबर 4 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो, अगर वो हासिल किए तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता दी जाती। अब ये जो शर्तें हैं, 4 शर्तें, ये 4 शर्तें अगर 4 राज्यों के अंदर फुलफिल हो रही है, यानी 4 राज्यों के अंदर उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल रही है, तो ऐसे दल को भी वो नेशनल पार्टी की मान्यता मिल जाती है। तो ये तो थी मान्यताओं को लेके राष्ट्रीय पार्टी की किस तरीके से उनको मान्यता प्रदान की जाती है, कौन कौन सी शर्तें हैं जो उनके लिए जरूरी है। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टियां हैं। नंबर 1 कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और ये एक ऐसी पार्टी है जिसको अपन ना, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ना तो राइट की तरफ झुकी हुई है ना लेफ्ट की तरफ झुकी, ये दोनों विचारधाराओं का समन्वय करते हुए चलती है। ये ना राइटिस्ट है और ना लेफ्टिस्ट है, और ये फुल फेथ रखती हैं सेक्युलरिज्म के अंदर। अगली जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 के अंदर भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी। और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर है और इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर के साथ में जो वैल्यूज हैं उसको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आधुनिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है। और दूसरा, इनका जो कोर एजेंडा है वो आर्टिकल 370 राम मंदिर जैसे इश्यू को लेकर रहा है, जिनका उन्होंने सॉर्ट आउट भी कर दिया। तीसरी जो पार्टी है CPIM की, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है, और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है।
अगली जो पार्टी है वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में काशीराम जी ने की थी। और इनकी जो बीएसपी की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी बहुजन समाज के हितों के लिए, यानी बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित है। और इसमें वो मुख्य रूप से दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए और अदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनके फेवर में या उनके हित में अपनी बात को प्रमुखता से रखती हैं। ये इनकी विचारधारा है। और मुख्य रूप से जो ये इंस्पिरेशन लेते हैं वो साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनको अपना पथ प्रदर्शक मानती है। रीजनल पार्टी के लिए ये हमने पढ़ लिया, एटलीस्ट 6% टोटल वोट का उसको मिल जाए जो भी इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली का, और लोकसभा या विधानसभा के 8% वोट। दूसरा, रीजनल पार्टी के लिए पहली शर्त ये हो गई 8% वोट, चाहे वो लोकसभा में मिले चाहे विधानसभा में मिले। दूसरा, 3% सीट या 3 सीट जो अभी निर्धारित की है, उन दोनों में से कोई एक शर्त फुलफिल हो तो भी उसको रीजनल पार्टी की मान्यता मिलती। और तीसरा, उसके 2 विधायक जीत जाएं या 1 लोकसभा सीट और 6% मत, अगर इस शर्त को भी फुलफिल कर रही है तो भी उसको क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाती है, जिसमें प्रमुख है अकाली दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो एक तो इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव पाया जाता है। इंटरनल डेमोक्रेसी से अभिप्राय है कि जो डेमोक्रेसी होती है उस डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में उसको एक जीवन पद्धति भी माना जाता है, एक सामाजिक पद्धति भी है और शासन पद्धति भी है और मनोवृत्ति भी है। ये 4 चीजें लोकतंत्र के संदर्भ में मानी जाती है। शासन पद्धति से अभिप्राय है, जब जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने अपना एक उपयोगितावाद कंसेप्ट दिया, जिसमें यह कहा गया कि मनुष्य के जो 2 स्वामी होते हैं, एक होता है सुख और दूसरा दुख। व्यक्ति है वो सारे कार्य करता है जिससे उसके सुखों में वृद्धि हो, और ऐसे कार्य करने से बचता है जिनसे उनको दुख हो या पीड़ा हो। तो इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि राज्य के लिए भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि राज्य को भी ऐसे कार्य करने चाहिए जो व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करें, यानी ऐसे कानूनों का निर्माण करें जिससे व्यक्ति का जीवन है वो सुखी बने। उसके लिए उन्होंने एक टैगलाइन दी थी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। उससे उनका अभिप्राय यह था कि ज्यादा लोग, अधिकतम व्यक्ति किस पक्ष में है उनकी बात की जाए। तो ये बेंथम ने कहा था। फिर उसके बाद में बेंथम की अगली पीढ़ी में जेएस मिल, जिन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन किया और कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित के साथ साथ हमें अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के भी हितों का ध्यान रखते हुए हम अगर कार्य करेंगे या राज्य कार्य करेगा तो और ज़्यादा लोकतंत्र सफल होगा। तो लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है वो बेंथम के उपयोगितावाद में दर्शित हो रहा है। तो ये था उनका जो चैलेंजेस। उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे नहीं है, वो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके अंदर पार्टी के अंदर जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, जबकि होना है लोकतंत्र को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो सबकी राय ली जानी चाहिए और अधिकतम लोग किस पक्ष में
उसका ध्यान रखना चाहिए, जो संभव नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही एक जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 लाया गया, जिसमें ये बताया गया 2002 में एक सुधार किया उसके अंदर, और कहा कि अब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको चुनाव लड़ रहे हैं उसे उस 6 माह पहले तक कोई किसी प्रकार का अपराध हुआ है, वो दोषी है, तो उसकी जानकारी देनी होगी, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। तीसरा, स्वयं के या उसके आश्रित की जो संपत्ति है उसका विवरण देना होगा। दोनों प्रकार की संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, ये इंफॉर्मेशन शेयर करना अनिवार्य कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये मुख्य सुधार हुआ। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को अपराध 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो रखी है तो उनको भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है। इसके लिए लिमिट तय कर रखी है, और इसके साथ ही प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होना जरूरी है। प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट से अभिप्राय ये है कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु होगी उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाना चाहिए। जो नए लोग हैं जिन्होंने वो एज प्राप्त कर ली है 18 की, तो उनको उसके अंदर शामिल करना चाहिए। अब कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टियां, 6 प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां हैं अभी वर्तमान संदर्भ में। आम आदमी पार्टी, जिनकी जो विचारधारा है वो राइट और लेफ्टिस्ट दोनों प्रकार की है। बसपा का एक ही मुद्दा है जो हमने पहले चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दक्षिणपंथी से अब सुदूर दक्षिणपंथी है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है वो वामपंथी है और इसका चुनाव चिन्ह ये हंसियाँ हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी का निशान है, और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजे का निशान है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी का ये एनपीपी। तो ये 6 पार्टियां हैं। नंबर 1 आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस और एनपीपी। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 57 राज्य स्तरीय पार्टियां। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो दल से संबंधित है। अभी हम एक ट्रिक और चर्चा करेंगे। वो है संघ और राज्य की कार्यपालिका के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप एक आर्टिकल याद करेंगे, दूसरा आर्टिकल आपको उसके साथ ही स्वतः याद हो जाएगा। तो उसके संदर्भ में कुछ आर्टिकल्स की अपन चर्चा कर लेते हैं जो आपको याद होंगे। ट्रिक है एमपी में महान्यायवादी का कर्तव्य
सरल है। एमपी में महान्यायवादी का कर्तव्य सरल है। जैसे ये हैं ठीक वैसे राज्य की कार्यपालिका में भी ऐसे ही पद हैं। किस तरीके से? एम से याद रखें, संघ के अंदर होता है संघ की मंत्रिपरिषद, और इसके लिए आर्टिकल है 74। प्रधानमंत्री पद है वो आर्टिकल 75 के अंदर है। महान्यायवादी का पद है वो है आर्टिकल 76 में। कार्यपालिका के जो कार्य हैं, जो उनका परिचय है, वो है आर्टिकल 77 में। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका कौन कौन लोग होते हैं? 77। फिर है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यह आर्टिकल 78। कर्तव्य मतलब राष्ट्रपति को जितने भी डिसीजन लिए गए उनको इन्फॉर्मेशन देना, या राष्ट्रपति अगर कोई जानकारी मांग रहा है तो उनको देना, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। स से याद रखना है संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद है 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक वैसे अब ये अगर आर्टिकल्स आपको याद हो जाता है तो इसके साथ ही राज्य की कार्यपालिका में भी सेम ऐसे ही पद है। कौन कौन से पद हैं? जैसे यहाँ पे संघ की मंत्रिपरिषद है, वैसे राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है मुख्यमंत्री राज्य के अंदर। महान्यायवादी के समकक्ष राज्य में होता है महाधिवक्ता। संघ की कार्यपालिका होती है, वैसे राज्य की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, वैसे मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं राज्यपाल के प्रति। संघ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, तो राज्य में मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति होते हैं। जैसे राज्यसभा होती है संसद, वैसे होता है विधानमंडल। राज्यसभा जो द्वितीय सदन है उसकी जगह होती है विधान परिषद, इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। और लोकसभा प्रथम सदन है, उसको कहा जाता है विधानसभा। ये है इसके साथ आर्टिकल्स, यानी जैसे संघ की मंत्रिपरिषद का बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आपको राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ सकते हैं। बस लैंग्वेज का फ़र्क है, स्तर का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी लिखी हुई है। आर्टिकल चेंज है, कैसे चेंज है, उसके साथ किस तरीके से रिलेट होता है, तो वो इसके लिए एक सूत्र है। जिस प्रकार मार्केट के अंदर बाय वन गेट वन फ्री होता है, ठीक वैसे ही लर्न वन आर्टिकल एंड लर्न वन फ्री आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल याद करो उसके साथ में एक और उसका याद हो जाएगा। यानी ये दोनों एक तरीके से पेयर है जिसको आप एक साथ याद कर सकते हैं। सूत्र क्या है? संघ की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका में आपको क्या करना है, -100 करके -11 करके +100 करना है। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उस संघ के फॉर्मूले में जब ये लगाएंगे संघ के आर्टिकल में, तो उसके साथ में राज्य का आर्टिकल आ जाएगा। कैसे? संघ की मंत्रिपरिषद यदि 74 में है तो 74 में आपको सबसे पहला स्टेप 11 माइनस करना है। 74 में 11 माइनस करेंगे तो आएगा 63। अब इसमें 100 जोड़ने, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप 11 माइनस करने और सेकंड 100।
अब मैं 63 में 100 अगर ऐड करता हूं तो ये होता है 163। यानी जिस प्रकार 74 में संघ की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, वैसे ही 163 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख 75 है। यदि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख 75 में है तो मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख किस में होगा? तो ठीक वैसे ही आपको 11 माइनस करना है। 11 माइनस करेंगे तो होगा 64। अब 100 जोड़ने, ये हो गया 164। यानी 164 के अंदर मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। अगर आप प्रधानमंत्री पद का आर्टिकल याद कर देते हैं तो उसके साथ ही मुख्यमंत्री का आर्टिकल याद हो जाएगा। तीसरा है महान्यायवादी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, तो पहला स्टेप 76 में -11 करेंगे 65। अब 100 जोड़ना है 165। यानी महान्यायवादी के समकक्ष राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है, जो आर्टिकल 165 में उल्लेख है। अगला, संघ की कार्यपालिका यदि 77 में है तो राज्य की कार्यपालिका 166 में होगी, क्योंकि 11 माइनस करेंगे तो 66 होगा, 100 जोड़ देंगे तो 166 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य वो 78 में, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य वो 167 में। संसद का उल्लेख 79 में है तो 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। 80 के अंदर यदि राज्यसभा है तो 169 के अंदर विधान परिषद है। एक चीज़ याद रखने योग्य यह है कि 169 में विधान परिषद है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि विधानसभा है वो विधान परिषद का उत्साधन और सृजन कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। जबकि जो द्वितीय सदन है केंद्र के अंदर, संसद का दूसरा सदन, राज्यसभा को ना समाप्त किया जा सकता है ना भंग किया जाता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 169। फिर है 81 के अंदर लोकसभा। 81 में लोकसभा है, तो 81 में अब विधानसभा हमें निकालनी है, तो 81 में 11 माइनस किए 70, 100 जोड़ दिया, 170 के अंदर विधानसभा का उल्लेख किया गया। तो ये आर्टिकल थे जो संघ की कार्यपालिका के साथ साथ आपको राज्य की कार्यपालिका याद करवाने के लिए। तो ट्रिक है, एमपी में महान्यायवादी का कर्तव्य सरल है, सरल है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81। यानी आपको 8 आर्टिकल अगर आप याद करते हैं तो इसके साथ 8 आर्टिकल आपको 8 तो हो जाएंगे संघ की कार्यपालिका के, और साथ साथ में राज्य की कार्यपालिका के भी 8 आपको याद हो जाएंगे। यानी 16 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन के अंदर छिपे हुए हैं, जिसको आप अपने एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी 2 विषयों पे रही। एक तो था राजनीतिक दल की शर्तें, उस संबंध में हमने एक ट्रिक दी है। एक हमारी जो क्लास है ये संघ और राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सारे आर्टिकल्स जो हमने आपको याद करवाए बाय द ट्रिक। तो राष्ट्रीय पार्टी की जो ट्रिक है वो है 4.25 लोगों की दोस्ती 4 राज्यों में फैली। 4.25 से मतलब है 6% वोट और 4 लोकसभा सीटें। दोस्ती से मतलब है 2% सीटें 3 राज्यों में, और 4 राज्यों में फैली। इसका अभिप्राय ये है कि 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो। तो ये तो होगी राष्ट्रीय पार्टी की, यानी राष्ट्रीय पार्टी की 3 शर्तें हैं। ठीक वैसे ही क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय दल की जो मान्यता है उसके लिए हमने एक लाइन लिखी थी 1.25 लोग, यानी 6% वोट और 1 लोकसभा सीट। दूसरी शर्त हमने लिखी थी 2.25 विधायक, यानी 6% वोट और 2
विधेयकों। तीसरी हमने शर्त लिखी थी 33 यानी 3% सीटें या 3 सीट जो भी अधिक हो। चौथी हमने शर्त लिखी थी लव अष्टमी। लव अष्टमी से अभिप्राय ये है लव, ल से लोकसभा और व से विधानसभा। अष्टमी से अभिप्राय ये है 8% वोट। लोकसभा या विधानसभा के अंदर अगर 8% वोट मिल जाते हैं तो उसको मान्यता मिल जाती है राज्य स्तरीय दल की। 33 से अभिप्राय 33 ऐसे लिखते हैं तो 3% सीट या 3 सीट, इन दोनों में जो भी अधिक हो वो शर्त भी अगर कंप्लीट हो रही है तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर राजनीतिक दल से संबंधित और संघ और राज्य की कार्यपालिका के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। नमस्कार।